अरविंद केजरीवाल को भी प्रतीत होने लग गया है कि उनका भी जेल जाने वाला जो दौर है वो अपने उनसे काफ़ी निकट है। चाहे वो हम बात करें उनका स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन रहा हो, वो 1 साल से ओवर हो गया है, वो जेल की यात्रा में है, 1 साल से ऊपर हो गया। और चाहे हम बात करें उसके शिक्षा मंत्री हो मनीष सिसोदिया हो, कट्टर ईमानदार, वो जब आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस था उस दौरे मौके पर बोलते बोलते वो भावुक हो गए। कह रहे थे स्थापना दिवस में कि हम आम आदमी पार्टी का स्थापना की, हमारे साथ हमारे बहुत सारे राजदार थे, हमारे बहुत सारे दुमित्र थे, चाहे वो सत्येंद्र जैन रहे हों या फिर मनीष सिसोदिया रहे हों। आज जेल में है सिसोदिया, 9 महीनों से जेल में है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा मुद्दा, हमारा मौजू है वो है धरती के सबसे बड़े ईमानदार अरविंद केजरीवाल। अगर हम बात करें भारतवर्ष में, अगर ईमानदारी की हम बात करते हैं तो हमेशा लोगों के बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे भारत की हम बात कहें कहानियों में, भारत की चर्चाओं में वो प्रासंगिक हैं। कहते हैं कि वो अपनी ईमानदारी की वजह से, अपनी सत्यनिष्ठा की वजह से वो बार बार उनका टेस्ट किया गया, उसमें हमेशा वो सत्यता के साथ प्रस्तुत हुए। लेकिन वो ज़माना अलग था, वो युग अलग था, आज का युग अलग है। आज का दौर है कलयुग है, और इस कलयुग में कल मतलब मैं मशीनी युग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सिद्धांत भी मशीन हो गए हैं। वो अपने फ़ायदे और अपनी आकांक्षाएं, वो मशीन के अनुसार जब तक वो चीज़ें उपयोग की वस्तु है तब तक उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की हम राजनीति की परिदृश्य में बात करें तो ईमानदारी के चर्चे को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा होता है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ये वही शख्स है जो कभी राजनीति में आया था, जो कहता था कि वो राजनीति नहीं करेगा। वो राजनीति में आया था, वो कहा था कि राजनीति नहीं करेगा, वो गाड़ी नहीं लेगा, बंगला नहीं लेगा, मोटर नहीं लेगा, फलाना नहीं लेगा, ढिमकाना नहीं लेगा। फिर एक युग बदलता है, दिल्ली सत्ता में परिवर्तन होता है, शीला जी चुनाव हार जाती हैं, आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज होती है और अरविंद केजरीवाल का चुनावी पहचान झाड़ू वो ग्रूम कर जाता है। तो केजरीवाल जो बातें कहते थे, गाड़ी नहीं लेंगे, मोटर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस होगा भ्रष्टाचार को लेकर, आज वही दिल्ली, आज वही अरविंद केजरीवाल के राज में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर। एक्टिविस्ट और आंदोलन के रूप में जाने वाले IITian और अधिकारी अरविंद केजरीवाल की सत्ता में भ्रष्टाचार की सेंधमारी हो जाती है। इस भ्रष्टाचार में उनके प्रमुख नेता, उनके कैबिनेट के हम बात करें, चाहे उनका स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे उनका उप मुख्यमंत्री हो, वो सभी हवालात में हैं, सभी तिहाड़ में शोभिमान हो रहे हैं। अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, ऐसी हमें लग रही है, और ये बातें अरविंद केजरीवाल को भी भली भांति पता है। ऐसे ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कुछ दिनों पहले कि भगत सिंह भी जेल गए थे, और जो स्ट्रगल करता है, जो संघर्ष करता है, उसे एक न एक दिन जेल जाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल को लेकर यह भी सुनने को मिला है, कहते हैं कि वैसे भी जेल में जो सुविधाएं होती हैं उतनी खराब नहीं होती, जेल की कहानी में उतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, सारी सुख सुविधाएं जेल में भी मुहैया करा दी जाती हैं, जेल में भी सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। ये अरविंद केजरीवाल का कहना था। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी प्रतीत होने लग गया है कि उनका भी जेल जाने वाला जो दौर है वो अपने उनसे काफ़ी निकट है। चाहे वो हम बात करें उनका स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन रहा हो, वो 1 साल से ओवर हो गया है, वो जेल की यात्रा में है, 1 साल से ऊपर हो गया। और चाहे हम बात करें उसके शिक्षा मंत्री हो मनीष सिसोदिया हो, कट्टर ईमानदार, वो जब आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस था उस दौरे मौके पर बोलते बोलते वो भावुक हो गए। कह रहे थे स्थापना दिवस में कि हम आम आदमी पार्टी का स्थापना की, हमारे साथ हमारे बहुत सारे राजदार थे, हमारे बहुत सारे दुमित्र थे, चाहे वो सत्येंद्र जैन रहे हों या फिर मनीष सिसोदिया रहे हों। आज जेल में है सिसोदिया, 9 महीनों से जेल में है। काफ़ी कहानी बदल गई, काफ़ी चरित्र बदल गया।
और अरविंद केजरीवाल की कहानी में भ्रष्टाचार की कहानी का रंग रोगन होता नजर आया है। एक्टिविज्म और आंदोलन को छोड़कर देखें तो अरविंद केजरीवाल की मुख्यधारा की राजनीति में 11 साल हो चुके हैं। अपने छोटे से सफरनामे में हम बात करें तो राजनीति के कई मीठे, कड़वे और खट्टे तमाम स्वाद वो चख चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच चुके साथियों के साथ उनका प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस मिल चुका है। अब वो खुद को जेल जाने की कई बार आशंकाएं भी जाहिर कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। इसी जमाने में जन लोकपाल बिल के साथ आंदोलन के रास्ते राजनीति में पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हैं। राजनीति में आने से पहले और बाद में अरविंद केजरीवाल के अपने राजनीतिक विरोधियों को देखते देखते चोर, लुटेरे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन वो खुद बुरी तरह से फंस चुके हैं। जिस मुंह से वो दूसरों पर आरोप लगाकर भ्रष्टाचार होने का दावा करते थे, आज उसी मुंह से खुद को अपने साथियों को बेकसूर और कट्टर ईमानदार होने का दावा कर रहे हैं। मगर उनके साथियों का जो बैकग्राउंड है, उनके साथ जो कहानी है, उनके साथ जो जांच की स्थिति है, उनके साथ जो पूरा जो सिस्टम है, वो उनके साथियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की कहानियों को बार बार उजागर करता नजर आता है। चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, तो शराब घोटाले वाली कहानी हो, जिस दिल्ली में वो दूध की नदियां बहाने वाले थे, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल शराब बहाने का काम करने का काम किया था। अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को भी लोग बेकसूर और कट्टर ईमानदार आसानी से मान लेते, बशर्ते दूसरे नेताओं के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी बातों पर टिके होते, अदालतों में मुकदमा लड़े हो रहे होते, लेकिन कोई माने भी तो कैसे। जो भी नेता अरविंद केजरीवाल के मीडिया के सामने आकर कुछ कागज दिखाकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर कोर्ट चले गए, अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली और बचने के लिए समझौता कर लिया। मतलब तो यही हुआ कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक विरोध के चलते यूं ही नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं। मतलब यही हुआ कि अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई तो कतई नजर नहीं आती है। आरोप बस झूठे थे, पुलिंदा थे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेताओं को भ्रष्ट तक बता दिया। तब अरविंद केजरीवाल का यही दांव उल्टा पड़ रहा है। हम बात करें शराब घोटाले के बाद, अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी LGV सक्सेना के साथ साथ CBI को पत्र लिखकर दिल्ली जल बोर्ड में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। बीजेपी नेता ने दिल्ली जल बोर्ड में 500 करोड़ रुपए के घोटाले होने का दावा कर रहे हैं। नए इल्जाम पर सफाई देते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार पहले ही इसकी शिकायत कर चुकी है और केंद्र सरकार एक्शन नहीं ले रही है। आपका कहना है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो अफसरों ने किया है, मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो भी किया अफसरों ने किया, घोटाला किया, स्कैम किया, भ्रष्टाचार किया, उसे दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जनता की अदालत में वो जीतते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के साथ कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये न्यायिक व्यवस्था की खूबसूरती है कि आरोपी को संदेह का भी लाभ मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो सबूतों के अभाव में बच सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान समय का होता है। जब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। राजनीति में वक्त भी बहुत मायने रखता है। कानूनी पचड़े में बुरी तरह उलझे अरविंद केजरीवाल के लिए अभी भी लोगों का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है। ये ठीक है कि कभी उनके बेहद करीबी रहे, कभी कुमार विश्वास उनको घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था तो कुमार विश्वास को भी यकीन नहीं हुआ था। और कभी उनके साथ योगेंद्र यादव भी थे। योगेंद्र यादव को तो पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया चुका है, तब कुमार विश्वास भी दूरी बना चुके हैं। ये भी सही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी तरह से कोई कसर बाकी नहीं रखी है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के वोटर पर कोई असर नहीं पड़ा है। दिल्ली चुनाव और पंजाब में भी केजरीवाल को भ्रष्ट और आतंकियों के साथ रिश्ता रखने वाला नेता साबित कर पूरी कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने भरपूर वोट दिया और आपकी सरकार बनी। इसी के मामले में केजरीवाल ने कहा था कि वो दुनिया के सबसे स्वीट आतंकवादी हैं। उनका संबंध खालिस्तानी आतंकियों से भी कहने की बातें कही जा रही थी। ये भी सही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। ऐसा भी भरोसा करने वाले कुछ आम लोग भी हैं। ऐसे ही लोगों की बदौलत अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में दोबारा सत्ता में आई है और 70 से 62 सीटें जीत लेती हैं। 117 सदस्यों वाले पंजाब विधानसभा में 92 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। गोवा में 2, गुजरात में उनके 5 विधायक भी जीत जाते हैं।
चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर लेती है और इसके बाद दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी ये लोग को ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति में भी उम्मीदों की मात्र इतनी ही किरण बची हुई है और इससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी की राजनीति में कोई साख होती नजर नहीं आती है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां हाल फिलहाल में यही रही हैं। अगर पंजाब चुनाव को हम छोड़ दें कि पंजाब में जो 92 सीटें जीत कर आए हैं 115 में, सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी रही है कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव जीतना और दिल्ली नगर निगम में भाजपा को हरा कर खुद नगर निगम में काबिज होना। इससे बड़ी उनके लिए कोई उपलब्धि नहीं है। वो हर चुनाव में ताल ठोक कर उतर जाते हैं। यूपी में तो हश्र देखा कि यूपी में क्या उनका बुरा हाल हुआ। गुजरात में 5 सीटें जीत ली हैं, उनके लिए इतनी ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। गोवा में भी 2 सीटें वो जीत चुके हैं। और अब जो चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, वहाँ पर भी ये दमखम भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनका कोई दाल गलता नज़र नहीं आ रहा है। ये केजरीवाल की सियासत की राजनीति की कहानी यही नज़र आती है। एक्टिविस्ट से आंदोलन से मुख्यमंत्री की सत्ता तक पहुँचने वाले अरविंद केजरीवाल आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए नजर आते हैं और उनका डर जो जेल जाने का है अब साफ साफ उनके चेहरे पर हावी होता नजर आता है कि एक ना एक दिन तो ईडी का जो शिकंजा है उनके ऊपर पड़ेगा भी और उनको भी वहीं जाना होगा जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनको वहीं जाना होगा जहां से अपनी राजनीति की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने किया था। यानी कि आप खुद समझते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप सुझाव दे सकते हैं। आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो हमें फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के फ्लैश हो रहे नंबरों पर आर्थिक अनुदान कर आप हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई एपिसोड के साथ। तब तक याद दीजिए, नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं। जय सिया राम।